हेलो शिनोबी। आज की कहानी नारुतो वर्स की उस टाइमलाइन पर है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करनी थी। सोचिए, अगर कुरामा की मौत के बाद वो दोबारा जन्म लेकर सीधे नारुतो के बचपन के शरीर में लौट आता और उसी पल मिनाटो नामिकाजे खुद अपने बेटे को ट्रेन करना शुरू कर देता, तो क्या नारुतो कभी अकेला रहता? क्या उचिहा नरसंहार वैसा ही होता? और क्या ओबितो को रोकना इतना आसान रहता? आज की इस व्हाट इफ कहानी में एक फैसला पूरी निंजा दुनिया की किस्मत बदल देता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। कुरामा की मौत के बाद वो दोबारा जन्म लेकर नारुतो के बचपन के शरीर में वापस आ गया। रीबर्थ के तुरंत बाद उसका पहला काम था मिनाटो नामिकाजे की आत्मा को जगाना और उसे भविष्य की सारी यादें दिखाना। जब मिनाटो को ओत्सुसुकी कबीले की भयावहता का अंदाजा हुआ तो उसने तय कर लिया कि आगे से वो खुद नारुतो की ट्रेनिंग करेगा। हालांकि वो सिर्फ चक्रा के बचे खुचे अवशेष के रूप में मौजूद था, इसलिए ट्रेनिंग सीधे संभव नहीं थी। ये सब कुरामा की मदद से नारुतो के सपनों के भीतर किया जाना था। इस दौरान कुरामा ने अपनी बाहर बहने वाली चक्रा को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखा। पिछले जन्म में यही ताकत लगातार नारुतो को प्रभावित करती रही थी, जिसकी वजह से उसकी पावर डेवलपमेंट पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो पाई थी। इस बार वो ठान चुका था कि नारुतो की पूरी क्षमता बाहर निकालेगा और ओत्सुसुकी कबीले को पूरी तरह कुचल देगा। कुछ मिनट पहले रीबर्थ के बाद कुरामा ने छोटे नारुतो को सीलिंग स्पेस में खींच लिया था। इतना विशाल दैत्य उसने पहली बार देखा था और स्वाभाविक रूप से वो बुरी तरह डर गया। कांपते हुए वो उसे राक्षस कहकर चिल्लाने लगा। कुरामा बेबस सा हो गया और लगातार उसे शांत करने लगा, ये बताते हुए कि उसे बस उसकी मदद चाहिए 8 ट्राइग्राम सीलिंग स्टाइल खोलने के लिए। लेकिन नारुतो ने मासूमियत से पूछ लिया, अगर सील खोल दूं तो क्या तुम बाहर आ जाओगे? और अगर ऐसा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं फाड़ लेते? ये सवाल कुरामा को पूरी तरह चुप करा गया। उसे उस नारुतो की याद आने लगी जो उससे दिल से जुड़ा हुआ था। वहीं नारुतो लगातार सील को देखता रहा, कोई हरकत नहीं की। कुरामा के मन में कई ख्याल घूमने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में वो उससे इतना सतर्क था। तभी अचानक नारुतो की खुशी भरी आवाज गूंज उठी। असल में वो बस ये सोच रहा था कि ऊपर चढ़कर सील तक पहुंचे कैसे। कुरामा हैरान रह गया। अभी अभी तो वो डर रहा था, अब मदद के लिए तैयार कैसे हो गया? नारुतो ने मुस्कुराते हुए अंगूठा ऊपर किया और कहा कि पहली नजर में ही उसे उससे अपनापन महसूस हुआ। गांव के बाकी लोगों की तरह उसने उसे तुच्छ नजर से नहीं देखा। वो पहला था जिसे उसकी मदद चाहिए थी और इसलिए वो मदद करना चाहता था। उस पल कुरामा भी मुस्कुरा उठा। आखिरकार ये वही नारुतो था जिसे वो जानता था। लेकिन जैसे ही नारुतो सील खोलने ही वाला था, एक गर्मजोशी वाला हाथ अचानक उसे पीछे खींच लेता है। नहीं, ऐसा मत करो नारुतो। वो पलटकर देखने ही वाला था कि सब कुछ घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। हाँ, वहां मौजूद शख्स मिनाटो नामिकाजे ही था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके छोड़े हुए सील इतनी जल्दी ढीले पड़ जाएंगे। महज कुछ सालों में ही कुरामा नारुतो को प्रभावित करने लगा था। उसका चेहरा पहले कभी इतना गंभीर नहीं हुआ था, लगभग निराशा तक। वो आखिरी चक्रा से सील को मजबूत करने ही वाला था कि कुरामा ने उसे पास आने को कहा। उसने कहा कि वो उसे कुछ चक्रा देना चाहता है ताकि उसका अस्तित्व मिट न जाए। ये बात मिनाटो के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी। फिर कुरामा ने उससे हाथ आगे बढ़ाने को कहा। एक पल में दोनों की सोच जुड़ गई और उसी क्षण मिनाटो ने भविष्य देख लिया। नारुतो का अकेलापन, गांव की नजरअंदाजी, मेहनत से ऊपर उठकर होकागे बनना, शादी, बच्चे और फिर ओत्सुसुकी कबीले का आक्रमण। अनजाने में मिनाटो की आंख से एक आंसू बह निकला, लेकिन वो जानता था कि अभी भावुक होने का समय नहीं है। इस बार दुश्मन की ताकत पूरी तरह मैक्स थी, सच में पूरी तरह। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सोचना शुरू किया कि भविष्य के इस भयानक दुश्मन से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले यिन कुरामा की सील हटानी होगी ताकि नारुतो को 9 टेल्स की पूरी शक्ति मिल सके। लेकिन फिलहाल ना उसके पास और ना ही कुरामा के पास डेड डीमन सीलिंग सोल तोड़ने की क्षमता थी। इकलौता रास्ता यही था कि नारुतो को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो खुद सील को तोड़ सके। एक टेल्ड बीस्ट होने के नाते कुरामा ना तो निंजित्सु जानता था, ना ही सिखा सकता था। इसलिए मिनाटो को ही उसकी ग्रोथ गाइड करनी थी। लेकिन ये सब मानसिक दुनिया के भीतर नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने से पैदा होने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव कोनोहा के उच्च अधिकारियों और बाहरी ताकतों का ध्यान खींच सकता था। और इस वक्त नारुतो इतना कमजोर था कि खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था। इसलिए तय हुआ कि सिर्फ देर रात जब वो गहरी नींद में हो तभी सपनों के जरिए ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। जैसे ही नारुतो गहरी नींद में गया, मिनाटो नामिकाजे उसके सपने में दाखिल हुआ। सपने के भीतर वो भीड़ के बीच बिल्कुल अकेला बैठा रो रहा था। मिनाटो ने आगे बढ़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन देखा कि वो अब भी उसी जगह जड़ सा बैठा है।
तभी कुरामा ने याद दिलाया कि चूंकि नारुतो ने अभी तक मिनातो को असल में देखा ही नहीं है, इसलिए उसके सपने में वो अपने असली रूप में दिखाई नहीं दे सकता। सिर्फ वही शक्ल लेनी होगी जिसे वो पहले से जानता हो, तभी उसके पास जाया जा सकता है। मिनातो कुछ देर सोच में डूबा। उसने तय किया कि आज की रात पहले ये परखा जाए कि नारुतो सपनों की कितनी बातें याद रख पाता है। इसलिए उस पूरी रात सपने में उसने बार बार 26 बार कुशिना उजुमाकी का नाम लिया और 17 बार माँ शब्द दोहराया, लेकिन नतीजा लगभग न के बराबर रहा। पूरी रात में ऐसा लगा जैसे माँ का नाम तक सही से पहुंचा ही नहीं। उधर असली दुनिया में दोपहर के वक्त नारुतो बोर होकर झूले पर बैठा झूल रहा था। अचानक वो बुदबुदाया, माँ का नाम कुशी कुछ नहीं था क्या? उस पल सीलिंग स्पेस के भीतर मिनातो दिल से मुस्कुरा उठा। अब शक नहीं रहा, आज रात से असली ट्रेनिंग शुरू की जा सकती थी। मिनातो पहले से एक पूरी प्योरिटी मैनुअल तैयार कर चुका था। ओपनिंग में पावर लॉक्ड रासेनगन, 2 कदम चलते ही फ्लाइंग थंडर गॉड, और सामने वाला अगर सब्स्टिट्यूशन करे तो तुरंत समनिंग। ये सोचकर ही मिनातो के भीतर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि जब नारुतो ये पूरा कॉम्बो सीख लेगा तो उसके बराबर कौन खड़ा रह पाएगा। कुछ दिन बाद नदी किनारे नारुतो पत्थर उछालकर खेल रहा था। तभी अचानक एक साया आसमान से नीचे उतरा। जैसे ही फेंका गया पत्थर उस पर लगने वाला था, सामने वाले ने कमर से कुनाई निकाली और एक ही झटके में पत्थर को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। हाँ, वो शख्स इटाची उचीहा था। वो वहां से गुजरते हुए अपने छोटे भाई सासके उचीहा को ढूंढने जा रहा था। नारुतो उसकी बेमिसाल तकनीक देखकर दंग रह गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी पल इटाची के मन में भी हलचल मच चुकी थी। अभी जो पत्थर उछाला गया था उसकी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री लगभग शुरिकेन जैसी थी। इतना सटीक नियंत्रण पिता और खुद की ट्रेनिंग के बावजूद भी आसानी से हासिल नहीं होता, तो बिना किसी गाइडेंस के एक जिंचुरी की ये कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? इसी बीच नारुतो ने शर्मिंदा सा होकर कहा कि वो जानबूझकर नहीं था। फिर उसने 2 और पत्थर उछाले, ये दिखाने के लिए कि वो बस ऐसे ही खेल रहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि कोई अचानक सामने आ जाएगा। इस बार इटाची ने सब साफ साफ देख लिया। इस मूवमेंट की शुद्धता पूरी तरह मैक्स थी। वो होश में आया, हल्की सी मुस्कान दी और वहां से चला गया। नारुतो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और बुदबुदाया, भाई ये तो गजब का हैंडसम है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक कुनाई पर गई, इटाची की। पहली बार किसी निंजा हथियार को हाथ में लेकर वो भीतर ही भीतर खुश हो गया। उसने सोचा अगली बार मिलने पर लौटा देगा, अभी तो थोड़ा ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है। लेकिन एक बात ने उसे चौंकाया। सपनों में जो कुनाई वो देखता था उन पर एक अजीब सा निशान बना होता था। इस पर वो नहीं था। बस फिर क्या, उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने वही निशान इस कुनाई पर उकेरने का फैसला कर लिया। सीलिंग स्पेस में ये सब देख रहे मिनातो हल्के से मुस्कुरा उठे। तो सीख ही लिया, आखिर मेरा बेटा है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुरामा के रीबर्थ के बाद ठीक उसी वक्त उचीहा कबीले की तबाही की रात आ जाएगी। जब नारुतो अपने नए सीखे फ्लाइंग थंडर गॉड को दिखाने सासके उचीहा के पास जाने ही वाला था, तो उसने देखा कि उचीहा इलाके में चारों ओर आग भड़की हुई है। आगे एक उचीहा कुनोइची पर एक नकाबपोश आदमी वार करने वाला था। ध्यान से देखने पर नारुतो पहचान गया, वो तो वही दीदी थी जिसने कुछ दिन पहले उसे ग्रिल्ड फिश खिलाई थी। वो तुरंत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने उसे चिल्लाकर भाग जाने को कहा। वो नकाबपोश शख्स ऐसा दुश्मन था जिससे 6 साल का बच्चा कभी नहीं लड़ सकता था। उसी पल सीलिंग स्पेस के भीतर मिनातो का चेहरा गंभीर हो गया। वो पहले ही कुरामा की यादों से जान चुका था, वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि ओबितो उचीहा था। भले ही नारुतो ने अब बेसिक प्योरिटी सीख ली हो, लेकिन मौजूदा हालात में वो ओबितो का सामना करने के काबिल बिल्कुल नहीं था। तुरंत ही मिनातो नामिकाजे ने दृढ़ नजर से कुरामा की ओर देखा। अब आगे मुझे संभालने दो। कुरामा तुरंत उसका इशारा समझ गया। उसने नारुतो की चेतना को सीलिंग स्पेस में ले लिया और उसी क्षण मिनातो ने उसके शरीर का नियंत्रण संभाल लिया। अगले ही पल रासेनगन फ्लैश अल्ट्रा साइकिल नो वॉइड 3 फोल्ड अक्रिय हुआ। चमकदार पीली रोशनी ने ओबितो की आंखें चौंधिया दी। इसी मौके का फायदा उठाकर मिनातो ने उचीहा कुनोइची को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन उसने फ्लाइंग थंडर गॉड से पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उसी शरीर से उसने सीधे सेज मोड खोल दिया। सीलिंग स्पेस में मिनातो ने कुरामा से पूछा, जिस बात का तुम जिक्र कर रहे थे वो आज की रात ही है, सही है? इस पल कुरामा समझ गया कि मिनातो क्या करने जा रहा है। सेज मोड का मतलब था वो इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगा। हालांकि उसे चिंता थी कि अगर इससे मिनातो की मौजूदगी उजागर हो गई तो इसका बोझ नारुतो पर पड़ेगा। लेकिन मिनातो ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, उचीहा कबीला मेरे कोनोहा का हिस्सा है और मेरा नाम उस पत्थर की दीवार पर खुदा है। होकागे के नाम का बोझ उठाकर मेरा फर्ज है अपने गांव और अपने लोगों की रक्षा करना। उस अडिग संकट को महसूस करते ही कुरामा को जैसे भविष्य के उस समय रेखा का चंद्रमा दिखाई दे गया।
वो मन ही मन बुदबुदाया, ये बाप बेटा वाकई एक जैसे हैं। इसके बाद उसने मिनातो की पूरी तरह मदद करने का फैसला किया। जैसे ही मिनातो ने एक शैडो क्लोन छोड़ा, कुरामा ने उस क्लोन का नियंत्रण खुद संभाल लिया। यहाँ मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर जो करना है वो करो। जब ओबितो उस जबरदस्त हमले से उभर पाया, मिनातो वहां से कब का जा चुका था। उसकी जगह अब कुरामा काकाशी हाताके का रूप धारण किए खड़ा था। उसने सीधा मुंह खोलकर कहा, ओबितो, काफी वक्त हो गया। ये सुनते ही ओबितो बुरी तरह चौंक गया। उसके मन में साफ था, आज की रात ये सामने वाला जिंदा नहीं बचने वाला। उसने झट से कामुई का इस्तेमाल करके काकाशी बने कुरामा को पकड़ने की कोशिश की। ओबितो की झुंझलाहट देखकर भागते हुए कुरामा के भीतर गजब की खुशी थी। कभी वही शख्स जिसे उसने खुद लंबे समय तक उस अभिशप्त उचीहा की आंखों की ताकत के नीचे झेला था, आज उसी के साथ खेल रहा था। कम से कम इस बार दिल की भड़ास तो निकल ही रही थी। हालांकि कामुई रखने वाले ओबितो के सामने वक्त खींचना आसान नहीं था। वो बस यही दुआ कर सकता था कि मिनातो अपना काम जल्दी पूरा कर ले। उधर ओबितो गुस्से से लगभग फटने ही वाला था। सामने खड़ा ये काकाशी उस काकाशी से 100 गुना ज्यादा चिढ़ाने वाला था जिसे वो जानता था। हर बार जब उसका कामुई खाली जाता, वो तंज कसता, क्या हुआ ओबितो, तुम्हारी मानगे क्यों शारिंगन कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं है? हर बार मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। वैसे सोचो तो ठीक ही है, आखिर उस दिन भी तुम देर से ही पहुंचे थे, इसलिए किसी को बचा नहीं पाए। उस पल ओबितो उचीहा के भीतर कत्ल की नीयत आसमान चूम गई।